नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। सीबीआई चीफ बने रहेंगे आलोक वर्मा, बड़े फैसले लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। राहुल गांधी की कल जयपुर में किसान रैली के जरिए राजस्थान में लोकसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन के 20 करोड़ कर्मचारी रहे हड़ताल पर। जयपुर में कर्मचारी यूनियन ने किया प्रदर्शन। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, भारत में भी होगा आईपीएल 2019 का आयोजन। बीसीसीआई ने किया तारीख का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वे तब तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे जब तक कि कमेटी उनके मामले में फैसला नहीं ले लेती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 2018 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और उनके मामले में कमेटी फैसला लेगी। कमेटी नए सिरे से आलोक वर्मा के केस को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पीएम, चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता वाली हाई पावर कमेटी आलोक वर्मा के भविष्य का फैसला करेगी। जब तक कमेटी फैसला नहीं लेती तब तक सीबीआई डायरेक्टर कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें सीबीआई डायरेक्टर ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पीएम, चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता वाली हाई पावर कमेटी आलोक वर्मा के भविष्य का फैसला करेगी। सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीमित शक्तियों के साथ बहाल कर दिया है। कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटके के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे संतुलित फैसला करार दिया। सरकार ने यह फैसला सीवीसी की सिफारिश पर एक संस्था के तौर पर सीबीआई की सांख बचाने के लिए लिया था। कोर्ट के फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अरुण जेटली ने कोर्ट के फैसले से अलग सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, सीबीआई में चल रहे विवाद के बाद एक संवैधानिक संस्था को बचाए रखने के उद्देश्य से डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजने का फैसला सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस पर लोकसभा में बहस शुरू हुई। बहस में सरकार को कई छोटे और अहम दलों ने समर्थन दिया है। इनमें एनसीपी, एसपी, एनसीपी, बीएसपी जैसे दल शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दलों का रुख साफ नहीं है। इस मुद्दे पर होने वाली बहस में सरकार की ओर से अरुण जेटली, निशिकांत दुबे और नंदकिशोर चौहान ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया। इस पर बहस शुरू करते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी यह आरक्षण लागू होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस पर सभी दलों का समर्थन मांगा। आरक्षण सिर्फ गरीब सवर्णों के लिए नहीं है जैसा कि मीडिया में चलाया जा रहा है। यह आर्थिक रूप से कमजोर तबके को दिया जा रहा है जिसमें हिंदू, सवर्ण, मुसलमान और ईसाई शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर सही कोशिशें नहीं की। सभी दलों ने घोषणा पत्र में अनारक्षित आरक्षण की बात की थी। सवर्ण आरक्षण पर अब तक सही प्रयास नहीं हुए। गौरतलब है केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को सवर्ण जातियों के गरीबों के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% का आरक्षण देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की इजाजत नहीं देने के खिलाफ राज्य बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। दरअसल राज्य बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। कोलकाता में बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। वहीं इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा को मंजूरी दे दी थी, जिसे राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। इसके बाद ममता सरकार हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच के पास पहुंची थी।
गौरतलब है कि ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में बीजेपी की गणतंत्र रथ यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब ममता सरकार ने हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले को चुनौती दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को जयपुर में किसान रैली करने जा रहे हैं। इस रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विद्याधर नगर जाकर रैली स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस रैली के जरिए राजस्थान में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। साथ ही पीएम मोदी पर देश भर के किसानों की कर्ज माफी की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी सारे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देने के लिए राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया यहाँ पर और पूरे राजस्थान को धन्यवाद देंगे। और देश की आवाज़ के रूप में राहुल गांधी जी ने जो परिवर्तन किया राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस परिवर्तन के साथ पूरे देश में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। और आपने देखा होगा इन राज्यों में जैसे ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद मोदी जी और अरुण जेटली जी की भाषा बदल गई। राहुल गांधी जी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स, मोदी जी ने मान लिया गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी का स्लैब कम हो रहा है, गैस के दाम कम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं। ये राहुल गांधी का संघर्ष है और उस संघर्ष के परिणाम देखने को आगे 3 राज्य जीते हैं। जयपुर से पूरा आह्वान होगा किसानों के पक्ष में, पूरे देश की आम जनता के पक्ष में राहुल गांधी जी निकलेंगे और शुरुआत होगी बड़े परिवर्तन की। राजस्थान की जनता ने पिछले दिनों कांग्रेस को जो एक भारी विजय, स्पष्ट बहुमत राजस्थान में दिया और राजस्थान की जनता से माननीय राहुल गांधी ने जो वादा किया था, उस वादे की पूर्ति महज 2 दिन के अंदर ही सरकार बनने के बाद राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने जो घोषणा की थी, उसके लिए राजस्थान के सभी किसानों की ओर से और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष आभार व्यक्त करने के लिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को कल जयपुर में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भारी लाखों की संख्या में किसान कल यहाँ पर कल की रैली में भाग लेंगे। माननीय राहुल गांधी जी उनको उद्बोधन करेंगे, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभा को संबोधन करेंगे। पहली बात तो कल जो किसान रैली जयपुर में होने जा रही है, ये राहुल गांधी जी का तो एक वादा था जनता के साथ, उस वादे की पूर्ति हुई और पब्लिक देख रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो कहा हमारी सरकारों ने 2 दिन में उस वादे को पूरा निभाया, एक तरफ मोदी सरकार है जो 4.5 साल से लोगों को छल कपट कर रही है और कोई वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फ़र्क लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कहने और करने में और राहुल गांधी जी की कथनी करनी में। तो कल का जो आयोजन हो रहा है इसमें बहुत उत्साह है और जैसा अविनाश पांडे जी बता रहे थे कि लाखों के तादाद में लोग यहाँ एकत्रित होंगे और जो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपये का ऋण माफ़ी का काम हमारी सरकार ने किया है उसका धन्यवाद भी दिया जाएगा और केंद्र सरकार से पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनने के तुरंत बाद हमारी सरकार इतना संकल्प शक्ति है कि हम ऋण माफ़ी कर सकते हैं और केंद्र की सरकार हाथ पे हाथ कर बैठी है। और मुझे दुख होता है कि केंद्र की सरकार बोलती है कि छलावा है। अरे छलावा तो आपने किया 4.5 साल, किसान लगातार आत्महत्या कर रहा था, आपने कदम कोई नहीं उठाया लोगों की मदद करने के लिए। और ऋण माफ़ी अगर यूपी में होती है, महाराष्ट्र में होती है, तो उसको अमित शाह जी और मोदी जी सही बताते हैं। केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघ 2 दिवसीय हड़ताल पर है। श्रमिक संगठनों ने श्रम विरोधी नीतियों के चलते 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल को देखते हुए देश के कई राज्यों में मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया है और कामकाज प्रभावित हुआ है। C2, एटेक, इंटेक जैसे 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इसे अपना समर्थन दिया। इस दौरान कई जगहों से झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी हड़ताल समर्थकों ने पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और CPM के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।
हड़ताल समर्थकों ने कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके और टायर जलाए। जयपुर में भी श्रमिक संगठनों ने कई जगह अपना विरोध जताया। संगठनों के मुताबिक केंद्र सरकार की नीतियां कामगार विरोधी हैं। दरअसल श्रमिक संगठन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के केंद्रीय श्रमिक संगठनों के 15 करोड़ से अधिक श्रमिक मजदूर किसानों के साथ बैंक एवं बीमा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन आज हमारे देश भर के अंतर्गत सारे जो LIC के कर्मचारी है वो हड़ताल पे है, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों। तो मैम हमारे जो LIC के अंतर्गत जो वेतन वार्ता है, वेतन जो समझौता है 1/8/2017 से चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे को एक ऑफर भी नहीं दिया गया। बैंकों के अंतर्गत भी जो नवंबर 2017 से है वहाँ भी अभी तक वेतन वार्ता शुरू नहीं की। LIC के अंतर्गत आउटसोर्सिंग जो चल रहा है वो आउटसोर्सिंग बंद किया जाए। पब्लिक सेक्टर जो जितने भी बाहर खुले हुए हैं जो लाभ की संस्था है उनका निजीकरण बंद किया जाए और अस्थायी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का एक विवादित बयान सामने आया है। अपने बयान में गुलाब चंद कटारिया एक समुदाय विशेष पर भड़ास निकालते हुए हिंदुओं को एकजुट होने और देशहित में बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। कटारिया का विवादास्पद बयान वाला ये वीडियो वायरल हो रहा है। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के अड़िंदा पार्श्वनाथ में आयोजित नववर्ष मिलन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में कटारिया ने ये विवादास्पद बयान दिया। सम्मेलन में कटारिया ने कहा कि अगर आप समय पर नहीं जागे, देश में हर शहर में पाकिस्तान होगा, देश में लव जिहाद बढ़ रहा है। कटारिया ने कहा कि अभी समय है वरना माथे पर हाथ रख रोते रह जाओगे। कटारिया ने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए अपने संबोधन में जयपुर के परकोटा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा, वहां तो मंदिर में बैठे भगवान रो रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया ने चेतावनी भी दी कि आप लोग समय रहते संभलो वरना उदयपुर में भी यही हाल होगा। प्रदेश के संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक में सभी विभागों को इन कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए गए। कमेटी के संयोजक ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने इन संविदा कर्मियों की स्थिति को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया था और वे सिर्फ वादे ही करते रहे, लेकिन हमारी सरकार इनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ हल करने का प्रयास करेगी। बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने मुख्य सचिव DB गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों को संबंधित विभागों की संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। समिति के संयोजक ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने विभागीय अधिकारियों को संविदा कर्मियों की संख्या के साथ कितनी अवधि से कार्यरत हैं, ये सभी आंकड़े लेकर अगली बैठक में आने के लिए कहा है। साथ ही इन संविदा कर्मियों के बारे में चल रहे कोर्ट केसेस में क्या स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना को 72 साल हो गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। नेक की ओर से प्लस ग्रेड प्राप्त राजस्थान यूनिवर्सिटी अपना बड़ा इतिहास रखती है। यहाँ से पास आउट कई हस्तियां देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इनमें देश की राजनीति, फिल्म जगत, मेडिकल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और कई क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। विश्वविद्यालय के मानवी की पीठ सभागार में हुए कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शिरकत की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का आज 73वां स्थापना दिवस बहुत गौरवमय तरीके से यहाँ मनाया गया। एज ए हायर एजुकेशन मिनिस्टर मेरी ये राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली विजिट और पहला कार्यक्रम था और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का एक गौरव है और इस विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में लंबे समय से कई सरकारों का और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका योगदान रहा और मैं समझता हूं कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए और इस विश्वविद्यालय की जो देश और दुनिया में ख्याति है उस ख्याति को आगे बढ़ाने के लिए उस शिक्षा मंत्री के रूप में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूंगा और इस विश्वविद्यालय के जो कार्य पूर्व में जो चले हैं उन कार्यों को हम आगे ले जा करके इस विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे लेकर के जाएं।
राजस्थान पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम में विसंगतियों के मामले में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के निवास पर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम की हाईकोर्ट में होने वाली फाइनल सुनवाई में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहे और मजबूती से पैरवी करे। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों ने सचिवालय में जाकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। उनका कहना था कि सरकार हाईकोर्ट में होने वाली रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखे, जिससे भर्ती का रास्ता साफ हो सके। आज सुबह हम जल्दी पूरे 26,000 चयनितों में से कुछ सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पहुँचे, तो शिक्षा मंत्री जी से अभी कुछ चलती सी मुलाकात हुई थी, तो मामला सकारात्मक है। इसके लिए हम कांग्रेस सरकार व सचिन पायलट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि कल भी उन्होंने हमारी बात है जो बड़ी मजबूती के साथ रखी, और हमें आशा है कि कल 9 तारीख को होने वाली सुनवाई में कांग्रेस सरकार मजबूती के साथ पैरवी करवा कर इसको है जो जल्दी से जल्दी कोर्ट से मुक्त करवा कर हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलवाएगी। टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में बम्पर फायदा मिला है। पंत सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वे सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले देश के पहले विकेटकीपर बन गए हैं। पंत को आईसीसी बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में 21 स्थान का फायदा हुआ और वे 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले जनवरी 1973 में फारूक इंजीनियर भी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 17वें स्थान पर पहुंचे थे। अब पंत और इंजीनियर संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंचने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने इसके साथ ही धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 521 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल करने वाले चेतेश्वर पुजारा को भी बड़ा फायदा हुआ है। पुजारा अब बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रविंद्र जडेजा को 6 स्थान का फायदा हुआ है और वे अब 97वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ओपनर मयंक अग्रवाल 5 स्थान के फायदे के साथ 62वें पायदान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने पर टीम इंडिया को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। ताजा बधाई सीमा पार से आई है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का नाम भी जुड़ गया है। दोनों ने ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि आईपीएल 2019 का आयोजन भारत में ही होगा। आईपीएल के 12वें सीजन के शुरू होने की तारीख 23 मार्च को प्रस्तावित की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति सीओए की समिति ने इसके बारे में तय किया है कि आईपीएल 2019 का आयोजन भारत में ही होगा। इस संबंध में समिति ने आईपीएल के वेन्यू को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य के एजेंसियों से बात करते हुए आईपीएल के 12वें सीजन का आयोजन पर फैसला लिया। बीसीसीआई के प्रेस रिलीज के मुताबिक आईपीएल के 12वें सीजन की शुरुआत 23 से होगी। हालांकि पूरा शेड्यूल संबंधित अथॉरिटी से बातचीत के बाद जारी किया जाएगा। हालांकि आईपीएल 2019 का पूरा शेड्यूल जारी करने से पहले सीओए स्टेक होल्डर्स से विस्तार से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले आईपीएल के 12वें सीजन का आयोजन भारत में होगा या नहीं, इस पर संदेह था। कयास ये लगाया जा रहा था कि आम चुनाव के चलते आईपीएल 2019 को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा सकता है, मगर बीसीसीआई ने आज इसके शुरू होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। दरअसल विदेशों में शिफ्ट में होने का ये कारण था कि साल 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप भी होने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।